गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अंतरा भाग 2 में आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित रघुवीर सहाय की दो कविताएं जो संकलित हैं वसंत आया और तोड़ो, इन दोनों को समझेंगे और इन दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। तो वसंत आया कविता के माध्यम से किस प्रकार से कि आजकल ऋतुओं की जो जानकारी है वो हमें कैलेंडर के माध्यम से पता चलती है, इस विषय पर आधारित है ये कि हमने कैसी हमारी आधुनिकता ने हमें प्रकृति से दूर कर दिया है। और जो तोड़ो कविता है वो बंजर और आलस और जो ईर्ष्या है या मन में जो हमने निराशा भरी हुई है उसे तोड़ने का एक संकल्प देते हैं, एक प्रतीक रूप में पहाड़ों को और जो बंजर भूमि होती है उसके माध्यम से हमें इसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इन दोनों कविताओं को पढ़ेंगे और विस्तृत रूप में समझेंगे। तो सबसे पहले कविता आरंभ करने से पूर्व हम रघुवीर सहाय के बारे में पढ़ेंगे और रघुवीर सहाय ने क्या क्या योगदान किए हैं, किस प्रकार की लेखन शैली है, इसे समझेंगे। रघुवीर सहाय का जन्म जो है वो 9 दिसंबर 1929 में लखनऊ में हुआ है और 30 दिसंबर 1990 में उनकी मृत्यु हुई दिल्ली में। और किस प्रकार से उनकी जो गणना है हिंदी साहित्य के उत्तम कवियों में की जाती है। उनकी भाषा शिल्प जो है वो पत्रकारिता से जुड़ी हुई है, क्योंकि पत्रकार के रूप में उन्होंने अधिकतर काम किए हैं। उनकी रचनाएं जो हैं या रचनाओं में जो व्यथा है वो आम आदमी की व्यथा है, और इसके साथ ही पत्रकारिता के क्षेत्र से जो कुछ उन्होंने सीखा या जिस तरह के समाज की कल्पना उन्होंने की थी और समाज कैसा है, उसका स्वरूप क्या है, उसका वर्णन जो है प्रभावशाली रूप से उनकी कहानियों में, उनके निबंध में, उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। इसके साथ ही रघुवीर सहाय एक प्रसिद्ध अनुवादक यानी ट्रांसलेटर और पत्रकार भी रहे हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक भूल गए हैं क्या, लोग भूल गए हैं क्या, जो यह पुस्तक है इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही बहुत सी कहानियाँ उन्होंने चर्चित कहानियाँ लिखी हैं और सहाय ने अपनी ही पीढ़ी और स्वतंत्रता के बाद की जो आकांक्षाएं थी या जो जो सोच थी उसे व्यक्त किया है कि स्वतंत्रता के बाद हमने किस भारत को देखा और पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने कैसी राजनीतिक व्यवस्था को देखा और भविष्य की वो क्या कल्पना करते हैं अतीत के साथ जोड़कर। ये सभी रहस्य जो हैं या ये सभी प्रश्न जो हैं उनकी कविताओं में व्याप्त हैं। रघुवीर सहाय की जो भाषा शैली रही है वो कुछ इस प्रकार है कि चिंतन मनन के कवि रहे हैं ये। इसके साथ ही अभिव्यक्ति जो उनकी कहानियों में हुई है वो सशक्त बनकर सामने आती है, एक सजीव रूप में प्रकट होती है। इसके साथ ही पारंपरिक मोह त्याग कर सरल बोलचाल की भाषा में वो अपनी कविताएं और कहानियां लिखते हैं। उनकी कहानियों में राजनीति, राष्ट्र, महिलाएं, शोषित पीड़ित सामाजिक जन समस्याओं को उभार कर हमारे समक्ष रखा गया है। इसके साथ ही प्राकृतिक चित्रण भी उन्होंने विशेष रूप से किया है। फिल्म के लिए भी उन्होंने कई कहानियां लिखी हैं और इसके साथ ही जो उनके शब्दों का भंडार है वो अथाह है, यानी वो असीमित है, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में जो दो कविताएं दी गई हैं रघुवीर सहाय की, पहली वसंत आया, उसका मूल भाव कुछ इस प्रकार है कि इस कविता में कवि ने आधुनिक मानव के प्रकृति से संबंध टूटने पर प्रकाश डाला है। वसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने की अपेक्षा कैलेंडर और दफ्तर में छुट्टी होने से जाना जाता है। कवि ने मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली को व्यंग्य पर या व्यंग्य का निशाना बनाया है। व्यंग्य यानी टॉन्ट किया है, कटाक्ष किया है इस पर कि उसका प्रकृति से संबंध नहीं रहा है और यह उसके जीवन की विडंबना है कि मनुष्य प्रकृति से अलग हो रहा है। ये घोर अन्याय है और एक तरह की एक दुख जताया है इस बात से, इसे विडंबना कहा है कि ऐसी परिस्थिति आ गई है आज के आधुनिक दौर में कि मनुष्य प्रकृति से ही दूर होता जा रहा है जो कि उसके जीवन का आधार है। और जो दूसरी कविता है तोड़ो, उसका जो सृजन किया है कवि ने वो किस प्रकार से कहते हैं कि चट्टानों और बंजर भूमि को तोड़ने का आह्वान करते हैं। चट्टानों और बंजर भूमि के माध्यम से बताना चाहते हैं कि वह कहते हैं कि भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए भूमि को समतल करने की बात कहते हैं। इसके साथ ही कवि के अनुसार जिस प्रकार की पथरीली भूमि सृजन में रुकावट उत्पन्न करती है, उसी प्रकार व्यर्थ के बंधन मानव जीवन में बाधा उत्पन्न करते हैं।
कवि सृजन के पक्षधर हैं और वह कहते हैं कि पृथ्वी को बार बार खोदो तभी वह फल देगी, सृजन कार्य में लगे रहो तभी विकास होगा। तो किस प्रकार से बंजर भूमि के माध्यम से कहते हैं कि बंजर भूमि रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। अगर हम आलसी बने रहेंगे, अपने रिश्तों से बंधे रहेंगे, या हम उन्हीं के आधार पर जीवन व्यतीत करेंगे और उससे आगे बढ़कर कुछ कार्य करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें, वो जो उपजाऊ है, जो सृजनात्मक पक्ष है, वह कभी भी निकलकर बाहर नहीं आएगा। तो इस परिस्थिति का वर्णन इस तोड़ो कविता में किया गया है। तो चलिए अब हम वसंत आया कविता का वाचन करते हैं और वाचन करते करते इसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बहनदा कहती है, ऐसे किसी बंगले के किसी एक तरु पर कोई चिड़िया कूकी, चलती सड़क के किनारे लाल बंजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पिर्राए पत्ते। तो जैसे बहन दा कहती है, वैसे ही चिड़िया की, यानी दा यानी दादा के रूप में कहते हैं, कि पुकारती है और अपने भाई को आवाहन करती है, तो वैसे ही चिड़िया की जो कूक है वो सुनाई देती है। बंगले के ऊपर से तरुवर पर जो बैठी है चिड़िया, वो कूक रही है, उसकी आवाज़, उसकी ध्वनि जो है सुनाई पड़ती है। चलती सड़क के किनारे बंजरी पर चुरमुराए पत्ते, यानी जब वसंत ऋतु आती है और किस प्रकार से जो पत्ते हैं, यानी सूखे पत्ते झड़ जाते हैं और नए पत्ते उगाते हैं पेड़ों वृक्षों पर, तो उन तरु पर किस प्रकार से वो जो, जब हम उस पर चलते हैं तो चुरमुराने की जो आवाज़ है, जो टूटने और बिखरने की उनकी, उसका वर्णन यहाँ पर कवि करते हैं। ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पिर्राए पत्ते, यानी पीले पत्ते जो सूख गए हैं। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया। तो क्या कहते हैं कि किस प्रकार, यानी वसंत ऋतु के समय किस प्रकार से सुबह जो 6 बजे की हवा होती है वो गर्म सी होती है, यानी गर्म और ठंड का एक मिश्रण होता है उसमें, और वो हवा महसूस होती है और वो आकर छू कर हमारे शरीर को वो निकल जाती है। और किस प्रकार से फुटपाथ पर चलते हुए और उन पेड़ों को चुरमुराते हुए देख, उनके पत्तों पर चलते हुए, उनकी आवाज़ सुनते हुए, चिड़िया की कूकती हुई बोली को सुनते हुए, उनकी ध्वनि को सुनते हुए, तो कहते हैं कि कल मैंने चलते चलते फुटपाथ पर जाना कि वसंत आ गया है। तो यहाँ किस प्रकार से कवि जो है वो हमें प्रकृति में होते हुए बदलाव, ऋतुओं में आते हुए बदलाव हमें किस प्रकार से पता चलते हैं। यानी आजकल हम इन चीज़ों पर गौर ही नहीं करते हैं कि हर ऋतु की अपनी एक विशेषता है, हर ऋतु में प्रकृति अपना रंग ढंग किस प्रकार बदलती है, उसका एक सौंदर्य रूप जो है हम उसे महसूस करने का या अपने साथ जोड़ने का, उसके साथ तारतम्य बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो कवि कहते हैं कि जब मैं फुटपाथ पर चल रहा था और यही सब चीज़ें देखकर मैंने जाना कि वसंत आ गया है, और यह कैलेंडर से मालूम था कि अमुक दिन अमुक वार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी, यह था प्रमाण। तो वो कहते हैं कि यह तो मैंने जान लिया था कैलेंडर से कि वसंत पंचमी कब आएगी, और अमुक दिन यानी उस दिन, उस तारीख को, उस महीने में वसंत पंचमी आएगी और दफ्तर की उस दिन छुट्टी होगी, यह प्रमाण था इस बात का। लेकिन केवल दफ्तर की छुट्टी होने से और कैलेंडर पर लिख देने से कि वसंत पंचमी आ गई है, उसी से हम ऋतुओं के बदलने का और उस त्योहार का और उस तरह के परिवेश को जान पाते हैं। हम प्रकृति को और रूपों में नहीं जान पाते हैं, केवल अपनी आधुनिक और किस प्रकार से हम जद्दोजहद में लगे रहते हैं, अपने जीवन में निरंतर चलते रहते हैं और भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम कितना कुछ देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, उसे समझने का प्रयास नहीं करते हैं और जानते नहीं हैं कि हमारे आसपास कितनी खूबसूरती है, क्या क्या बदल रहा है। तो एक तरफ कवि बताते हैं कि यह बदलाव होते हैं वसंत ऋतु में, और मुझे यह पहले से ही पता था कि कैलेंडर में अमुक दिन अमुक रात या अमुक वार को उस महीने में वसंत पंचमी आएगी और दफ्तर की छुट्टी उसका प्रमाण है। और कविताएं पढ़ते रहने से यह पता था कि दह दह दहकेंगे कहीं डाक के जंगल, आम बौर आवेंगे रंग रस गंध से, लदे फंदे दूर के विदेश के वे नंदवन होवेंगे यशस्वी।
मधुमस्त पीक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। तो यहाँ कवि हमें बताते हैं कि किस प्रकार पहले या केवल जो वसंत ऋतु का वर्णन है वो केवल कवियों की कविताओं में रह गया है। यानी किस प्रकार से कि हम ये नहीं देखते हैं कि पेड़ों पर नए पत्ते आएंगे, नीचे चुरमुराए हुए पीले पत्ते गिरे होंगे, और इसके साथ ही कि डाक के जो जंगल हैं वो किस प्रकार जल जाते हैं और वहाँ पर आग उन्हें जला दिया जाता है और उन सब जो खराब घास होती है उसे हटा दिया जाता है, और किस प्रकार से उसे हटाकर उसके दहकने की जो रंग है वो प्रकृति में नज़र आएगा, और हमें फूलों के नए नए फूलों के रंग दिखाई देंगे, हमें आम की जो सुगंध है वो दिखाई देगी, भंवरे जो मदमस्त होकर फूलों पर नाचेंगे। यह सारी चीज़ें जो केवल हैं हमने कहाँ पढ़ी है, किस्से कहानियों में और कविताओं में। इनका सुंदर चित्रण केवल कविताओं में कवियों ने किया है। हम इसे कभी जानने और समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं, और वो कहते हैं कि ये कैसा नगण्य दिन है, ये कैसा अजीब दिन है कि मैं जान रहा हूँ चलते चलते कि वसंत आ गया है, और मुझे जानने के लिए मुझे कैलेंडर की आवश्यकता है। मैंने कभी इन्हें एहसास कर देखा ही नहीं। तो आज की मनुष्यत्व में या आधुनिक दौर में मनुष्य किस प्रकार का जीवन जी रहा है, वो किस प्रकार से इस खूबसूरती को और आधुनिकता के दौर में प्रकृति से दूर होता चला जा रहा है, उसकी सुंदरता से उसका मेल नहीं रहा है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। तो आधुनिक जीवन शैली को दर्शाते हुए कि कैलेंडर हो गया है अब, तो जब जब छुट्टी आएगी तो हमें चीज़ों का अंदेशा हो जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा। यह दुख जताया है इस बात पर, और टॉन्ट करते हुए, व्यंग्य करते हुए बताया है कि यह सब चीज़ें तो केवल अब किस्से कहानी और कविताओं के माध्यम से है, इनकी खूबसूरती तो केवल शब्दों में दर्ज है, कोई इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करने का प्रयास नहीं करता है। अगली कविता है तोड़ो। तो इस कविता में क्या कहते हैं कवि, इसे समझते हैं। तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती का हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। तो यहाँ तोड़ो 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 के माध्यम से कवि निराशा, आलस्य और जो हर प्रकार की जो चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने से या हमें सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने से रोकती है, जो हमें नई चीज़ें करने से रोकती है, और जो ऊब हम अपने मन में हमने बसा ली है, यानी हर एक छोटे से काम को करके हम बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, उससे हम बहुत जल्दी थक जाते हैं या उसे अधूरा ही छोड़ देते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर कवि करते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये झूठे बंधन और ये चट्टाने, ये पत्थर तोड़ देने चाहिए अपने मन के। वो कहते हैं कि चाहे हम रिश्तों से जुड़े हों चाहे हम अपने मन की इस ऊब से जुड़े हों कि हम बहुत जल्दी चीज़ों पे थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और आगे कुछ भी करने का प्रयास नहीं करते हैं। तो जिस प्रकार मिट्टी में रस होता है उसी प्रकार जैसे उसमें उगती दूब है और मन के मैदानों में व्यापी कैसी ऊब है, वो कहते हैं हर मिट्टी में इस प्रकार मन में भी एक रस होता है। अगर हम इस ऊब को, इस आलस्य को, इस जो हमें बंधन है बांधने वाले झूठे, उनको हटा देंगे तो हम बिल्कुल अलग तरीके से सोचेंगे। हम समाज को, खुद को और अपने आसपास के वातावरण को एक अलग स्वरूप में देखेंगे, और अपने मन के मैदानों से हमें ये ऊब को हटा देना चाहिए। उस उर्वर धरती को, उस पर खेती होने देनी चाहिए, उस पर नई फसल आने देने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम और सृजनात्मक हो सकें और चीज़ों को जान सकें। आधे आधे गाने तोड़ो 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 ये उसर बंजर तोड़ो, ये चरती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो, मिट्टी में रस होगा तो जब वह परोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। वो कहते हैं कि अपनी मन की खींच को गोड़ दो, उसको हटाने का प्रयास करो, और अपने मन में किस चीज़ को बिठाना है, नई चीज़ को, यानी नवीनता को लाना है, सृजनात्मकता को लाना है, और इसके साथ ही अपने मन में उस पथरीली भूमि को हटाकर उसको उर्वर बनाना है, उसको हरियाली से भरा हुआ बनाना है, उसको सुगंधित करना है। मानव जीवन की जो बाधाएं हैं जो उसे रोकती हैं हर कार्य करने से, उसे हटाना है और एक सृजन कार्य, विकास वाला कार्य करना है। चीज़ों से जल्दी नहीं उबना है, और अगर किसी काम को पकड़े तो उसे मन लगाकर और सृजनात्मकता के साथ उस कार्य को करना है।
काव्यगत विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। रघुवीर सहाय की भाषा खड़ी बोली है, भावात्मक शैली रही है वसंताया में। मुक्तक छंद है दोनों ही कविताओं में, इसके साथ पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार है, बड़े बड़े, उपमा, फिरकी सी, और बिंब योजना है यानी चित्र उपस्थित होता है। प्रयोगवादी शैली है, नए तरीके का प्रयोग है उनके काव्य में। हमने रघुवीर सहाय से संबंधित जानकारी को प्राप्त किया। इसके साथ ही वसंत आया यानी वसंत के माध्यम से आधुनिक शैली पर प्रहार कर आधुनिक जीवन शैली को दर्शाया है, और तोड़ों के माध्यम से हमारे भीतर की ऊब को और झूठे बंधनों को तोड़ने का प्रयास करने की कोशिश की है। और इसी के साथ किस प्रकार से बताया है कवि ने कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें कैसे सृजनात्मक होना है और अपनी मन की भूमि को, मैदानों को उपजाऊ बनाना है, उसका वर्णन यहाँ किया गया है। अंत में आपको एक असाइनमेंट मिलेगा जो आपको पूरा करना है, उस असाइनमेंट को और समय पर सबमिट करना है। धन्यवाद।